नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ यक्षिणी की एक खौफनाक कहानी। आई होप दोस्तों आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और कहानी को अंत तक पूरा सुने। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज सक्सेना साहब बहुत ही प्रसन्न थे। कोई चहेता बरसों बाद उनके नैनों की अथाह थकावट को दूर करने वाला था। सक्सेना साहब चंबा हिमाचल के जाने माने डॉक्टर थे। उनका चंबा में बड़ा ही मान और रुतबा था। सक्सेना साहब प्रसन्नचित भाव से सरब और बैठक में बैठे हुए थे कि तभी सीढ़ियों से बहुत ही सुशील और सुंदर एक युवती उतरते हुए सक्सेना साहब को सोफे से उठाती हुई कहती है, क्या डैडी, कहाँ खोए हुए हैं? जल्दी उठिए, चलना नहीं है क्या मोहित को लाने? हमें जल्द ही धर्मशाला एयरपोर्ट पहुंचना है। मोहित की फ्लाइट ज़्यादा लेट नहीं है। सक्सेना साहब की आंखों में पुनः मोहित का नाम सुनते ही एक चमक आ गई और अपनी बेटी प्रिया से बोले, हाँ प्रिया, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था। फिर सक्सेना साहब ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई योगेश, चलो यार जल्दी, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तभी योगेश फुर्ती से कमरे से निकल कर आया और कहने लगा, सर फिक्र ना करें, अभी काफ़ी वक्त है और हम आराम से धर्मशाला एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्यों प्रिया? प्रिया ने भी चुटकी लेते हुए योगेश से कहा, हाँ जी, अगर आप कार चलाओगे तो यकीन से कल तक ज़रूर ही पहुंच जाएंगे। दरअसल योगेश सक्सेना साहब का असिस्टेंट था, जो उनके रिसर्च और थीसिस में उनका सहायक भी था। बड़ा ही होशियार और मिलनसार था। शायद इसलिए सक्सेना साहब ने उसे अपने ही बंगले में रखा हुआ था। योगेश ने बैठक से बाहर जाते हुए कहा, लेट्स गो गाइस, अब किसका वेट कर रहे हो? योगेश गुनगुनाते कार ड्राइव करते हुए सक्सेना साहब से पूछने लगा, सर अब मोहित का आगे क्या इरादा है? क्या आपने कुछ आगे के लिए सोचा? सक्सेना साहब हिमाचल की खूबसूरत वादियों के साथ साथ मोहित की यादों में खो से गए। अभी 20 साल पहले की ही बात है। सक्सेना साहब के करीबी मित्र, जो उनके पेशे में ही थे, वो जयपुर राजस्थान से आकर चंबा के मेडिकल डिपार्टमेंट में उनके समक्ष सर्जन के तौर पे काबिज थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और एक 6 साल का बच्चा था मोहित। सक्सेना साहब से उनकी गहरी मित्रता हो चली थी। सक्सेना साहब ने ही उन्हें यहाँ एक बंगला दिलवाया था और उन्हीं के मशवरे से मोहित के पिता ने यहाँ चंबा की हसीन और शांत वादियों में बसने का इरादा कर लिया। सक्सेना साहब तो चंबा के ही रहने वाले थे और उनके खास मित्र भी। तो मोहित के पिताजी को कोई तकलीफ ना हुई यहाँ बसने में। तकरीबन 12 साल बाद ही मोहित की माताजी का डायबिटीज़ के चलते स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद सक्सेना साहब और मोहित के पिताजी ने दोनों बच्चों को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए इकट्ठा दाखिला दिलवा दिया। मोहित ने डॉक्टरी के लिए ज्वाइन किया था, जबकि प्रिया की ख्वाहिश इंजीनियर बनने की थी। दोनों बच्चे बीच बीच में चंबा आ जाया करते। कुछ एक दिन अपनों के बीच रहकर वापस अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते। सक्सेना साहब की पत्नी ने उन दिनों मोहित को अपने बेटे सा प्यार और दुलार दिया, क्योंकि उनकी प्रिया इकलौती संतान थी। तो वो मोहित के रूप में
अपने बेटे की कमी को पूरा कर लेते थे। प्रिया की मां की तो ये हार्दिक इच्छा थी कि मोहित की शादी प्रिया से हो, पर सक्सेना साहब बच्चों की रजामंदी को अहमियत देने वालों में से थे। इसी बीच प्रिया भी मोहित के पिताजी की देखरेख में कोई कमी न रखती। जब प्रिया और मोहित अपने फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म कर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के आखिरी लम्हों को एंजॉय करने कश्मीर घूमने गए हुए थे, इसी बीच एक दुखद समाचार ने उनका मंजर वीरान कर दिया। प्रिया की मां एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल होकर इमरजेंसी में भर्ती थी। मोहित और प्रिया तुरंत ही शिमला की ओर रवाना हुए, जहां हॉस्पिटल में प्रिया की मां मौत की दहलीज पे थी। अफसोस कि प्रिया और मोहित उनकी आंखें बंद होने से पहले उन्हें मिल ना पाए। ये दोनों परिवारों के लिए बड़ा सदमा था, क्योंकि वो दोनों परिवार दो अलग परिवार ना होकर एक ही थे। खैर, ये गम भी गुजर गया। जैसे कि प्रकृति का नियम है, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। तभी योगेश ने सक्सेना साहब से पूछा, अब तो मोहित का लंदन में एमएमएस का कोर्स भी हो चुका है, अब तो वो हमेशा अपने देश ही रहेगा ना? हाँ योगेश, उसका भी यही इरादा है और मुझे मेरे वचन से भी मुक्त होना है। एक आभर सक्सेना साहब फिर से यादों के जंगल में गुम हो चले। प्रिया की मां के देहांत के बाद अब दोनों बच्चे अपने अपने पिता के समीप ही रहते थे। प्रिया ने चंबा में ही एक बांध के प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन कर लिया और मोहित भी शिमला में अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस में व्यस्त हो गया। इसी बीच मोहित के पिताजी को भी लीवर इन्फेक्शन हो गया, जिससे उनकी तबीयत खराब रहती। मगर प्रिया बखूबी मोहित के पिताजी की सेवा करती रही। दोनों मित्रों ने हालत और प्रिया की मां की इच्छा को गौर कर मोहित और प्रिया की सगाई कर दी। सगाई के कुछ महीनों बाद ही मोहित एमएस करने हेतु लंदन चले गया। इसी बीच बहुत इलाज के बाद भी मोहित के पिता का देहांत हो गया था। मोहित के पिता ने अपने दोस्त को मोहित का गार्जियन बना के अपने बेटे के नाम वसीयत कर सक्सेना साहब को अपने बेटे को उनके सुपुर्द किया और मोहित के लंदन से लौटते ही जल्द ही प्रिया से उसकी शादी का वचन लेकर अपने मित्र से रुखसत ली। अब तो बस सक्सेना साहब को भी जिंदगी से रुवाई हो गई थी और बस अपने रिटायरमेंट से पहले बच्चों का घर बसता हुआ देखना चाहते थे। इस दौरान सक्सेना साहब को अपने डिपार्टमेंट के सहायक युवक से बड़ा अपनापन हो गया। वैसे भी उन्हें मोहित की कमी खलती रहती और उन्हें एक जवान कंधे की भी ज़रूरत थी, तो उसे अपने ही बंगले में रहने को मना लिया। सहसा कई गाड़ियों के हॉर्न ने सक्सेना साहब की यादों का सन्नाटा तोड़ दिया। वो लोग अब धर्मशाला में प्रवेश कर चुके थे। सर, बस 10 से 1 मिनट की बात है, लो आ ही गए। एयरपोर्ट पहुंचकर सभी लोग मोहित के स्वागत के लिए बेकरार थे, खासकर सक्सेना साहब। तभी एक सजला सा युवक अपने हाथों को उनकी ओर हिलाते हुए प्रतीत हुआ। यकीनन ये मोहित ही था। अंकल, कैसे हैं आप? लगता है आपकी बेटी आपका ठीक से ध्यान नहीं रखती। मोहित ने मजाक में प्रिया से रूबरू होकर कहा। हालांकि योगेश से वो पहली बार मिल रहा था, लेकिन अक्सर प्रिया से उसकी तारीफ सुना करता। सभी बंगले में आकर थकावट मिटा के शाम की चाय के वक्त बातें करने लॉन में बैठे हुए थे। फिर मोहित ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, और योगेश, कहो कैसा चल रहा है रिसर्च? योगेश ने कहा, बहुत ही अच्छा, और सक्सेना सर के साथ तो काम करना जैसे कि बड़ा तजुर्बा हाथ लगाना है। सक्सेना साहब ने अब अपनी जैसी इच्छा जाहिर करनी चाहिए। तो अब मोहित, कहाँ करना चाह रहे हो अपनी प्रैक्टिस?
और कहाँ अंकल, आप ही के पास यहाँ शिमला में अपना नया सेटअप लगा के बस आप ही की सेवा करनी है। योगेश ने जोशीले भाव से कहा। वाह भाई मोहित, ये हुई ना बात। तभी सक्सेना साहब ने आगे जोर देते हुए कहा, ठीक है, फिर उससे पहले मैं प्रिया और तुम्हारी शादी कर अपने वचन से मुक्त होना चाहता हूं। और वैसे भी कुछ 1 साल ही बचे हैं रिटायरमेंट को भी, तब तक मुझे तुम्हारे बच्चों का सहारा भी हो जाएगा जीने के लिए। फिर प्रिया ने कहा, क्या डैडी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मोहित ने शिमला में अपनी नर्सिंग होम सेट भी करनी है। नहीं बेटा, जल्दी है। क्यों मोहित, ठीक है ना? सक्सेना साहब ने मोहित की तरफ आशा भरी नजरों से कहा। फिर मोहित ने कहा, जैसा आप कहें, आपके अलावा मेरा और कौन है अंकल? वो तो सब ठीक है सर, लेकिन अभी सब इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं। कई बातें और कई किस्से हैं मिल बैठ के सुनाने को। मेरा ये विचार है कि क्यों ना यहाँ नज़दीक ही वादियों में घूमने चले, कुछ मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। और मोहित को कई साल हो गए, वो यहाँ घूम भी लेगा। प्रिया और मोहित भी कुछ पल काम से दूर हो एक दूजे को समय दे पाएंगे, और शराब का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। इतना कहकर योगेश ने अवसर पाके सभी का मानो दिल जीत लिया था। सभी घूमने के लिए तैयार हो चुके थे। फिर योगेश कहता है, ठीक है, फिर धर्मशाला, कांगड़ा और आसपास आदि जगहों का घूमने और रहने का कल ही इंतजाम कर देता हूं। योगेश इतना कहकर मानो हवा की तरह वहां से गायब हो गया। 2 दिन बाद ही सब लोग पहले देवी दर्शन के होते हुए धर्मशाला रवाना हुए। उन सब ने वहां रुककर 2 दिनों तक खूब एंजॉय किया। इसी बीच योगेश और मोहित में भी अच्छी पटने लगी। अगले कुछ दिनों का पड़ाव उन्होंने पहले कांगड़ा घाटी और फिर डलहौजी में डाला। डलहौजियों में खूबसूरत वादियों से घिर कई खूबसूरत गांव, चर्च और मंदिर खंडर थे। क्योंकि मोहित को पुराने मंदिर और खंडरों से खास आकर्षण था, इसलिए वो जगह उसे बहुत भा गई। वो घंटों शाम तक उन गांव और खंडरों में घूमता रहता, मानो उसे कुछ अपनी ओर खींच रहा हो। उस दिन शुक्ल पक्ष की पहली रात थी। सब खाना खा के अपने किराए पे लिए हुए गेस्ट हाउस के कमरों में सोने चले गए। मोहित उन खंडरों की कुछ यादें अपनी डायरी में दर्ज कर रहा था। रात बहुत घिर चुकी थी, तकरीबन 1 बजने को थे। मोहित ने डायरी बंद कर अपनी आंखों के दरवाजे बंद करना चाहे, पर तभी उसे किसी के गाने की मधुर आवाज़ सुनाई दी। मोहित ने इसे भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। करवट लेते ही फिर मोहित को वही मधुर स्वर सुनाई दिए। उस आवाज़ के आकर्षण में मोहित बंधा हुआ बाहर निकला और आवाज़ की दिशा में चलता गया। फिर कुछ देर बाद वो सुर बंद हो गया। मोहित ने अपने को संभालते हुए पाया कि वो अब गेस्ट हाउस के पीछे वाली खंडरों में खड़ा हुआ है। उसने आसपास नजर की, पर उसे कोई नजर ना आया। अचानक उसे खंडर के बाईं तरफ मौजूद एक पीपल के पेड़ से लालिमा आती दिखाई दी। मोहित सहमते हुए उस ओर चलता रहा। जैसे जैसे वो उस प्रकाश के नजदीक आता, उसे उतनी ही ठंड का एहसास हो जाता। उस पेड़ के सामने एक कुआं भी था, जो जुगनुओं से जगमगा रहा था। जैसे ही मोहित ने उस पीपल के पेड़ को स्पर्श करना चाहा, वो लालिमा और जुगनुओं का प्रकाश सहसा ही घोर अंधेरे में समा गया। फिर अचानक ही मोहित को वही मधुर स्वर सुनाई दिए। मुझे पूरा यकीन था प्रियवर, तुम अवश्य ही मेरी पुकार सुन के यहाँ आओगे। मोहित ने आवाज की दिशा में देखा। तभी पेड़ के ठीक पीछे मौजूद एक प्रकाश उत्कर्ष्ट हुआ और एक अत्यंत ही मनमोहक अप्सरा
स्वरूप स्त्री उभर कर मोहित के समक्ष खड़ी हो गई। हालांकि मोहित को उसे देखते ही सांप सूंघ गया था, पर उसमें कुछ ऐसा था कि वो अपने कदम उसकी ओर जाने से रोक न पाया। मोहित ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? घबराओ नहीं प्रियवर, मैं एक यक्षिणी हूँ। मुझे एक श्रापवश यहाँ कई 100 सालों से इस मंदिर के खंडर में कैद होने को विवश होना पड़ा। मैं कई सालों से इस खंडर में तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वो मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सके। अब मोहित के जहन में भय की जगह उत्सुकता ने ले ली थी। भला मैं तुम्हें किस प्रकार श्राप मुक्त कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, और अगर ऐसा ही है तो मैं ही क्यों? तब यक्षिणी ने मोहित से कहा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा, पर अभी तुम यहाँ से जाओ। कल फिर ठीक इसी जगह में तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर मोहित उसे निहारते हुए पीछे की ओर जाने को मुड़ा और खंडर की सीढ़ियों से उतर आया। अचानक उसकी आंखों में सूर्य की तेज किरणें उतर आई। योगेश ने खिड़की के पर्दे हटाते हुए पूछा, क्या भाई मोहित, आज उठने का इरादा नहीं लगता है रात भर नहीं सोए? मोहित बदहवस इधर उधर देखने लगा और दर्द के मारे अपना सिर पकड़ के उठ बैठा। अरे यार, वो कल डायरी लिखते हुए कब आंख लगी, मुझे पता ही नहीं चला। उसी वजह से थोड़ा सिर भारी भी है। फिर योगेश ने कहा, अच्छा चलो अब जल्दी से चाय नाश्ता करो, हमें प्रिया को लेकर उसकी प्रोजेक्ट साइट पे जाना है। शायद वहाँ कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, इसलिए प्रिया को वहाँ बुलाया है। वैसे अच्छा है, प्रिया की साइट यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे ही है। अंकल ने कहा है तुम तीनों ही गाड़ी लेके चले जाओ। और उसके बाद योगेश नीचे चला गया। फिर नाश्ता करते हुए मोहित ने प्रिया को कहा, आई एम सॉरी प्रिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम योगेश को साथ ले जाओ, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और इन पहाड़ी रास्तों में और भी दर्द होगा। और फिर तुम्हारा ध्यान भी मेरी तकलीफ की वजह से अपने काम पे नहीं लगेगा। इतना कहकर मोहित ने उन दोनों को समझाकर रवाना किया। मोहित सिर दर्द की गोली लेकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। पर यह क्या, गोली का असर रात के मंजर से फीका निकला। मोहित को आराम नहीं आ रहा था, उसे सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। उसने गेस्ट हाउस के पीछे की ओर छत से देखा तो उसे यकीन ना हुआ। एक खंडर सा कुछ दूरी पे प्रतीत हुआ दिखाई दे रहा था। अब मोहित से रहा ना गया। उसने नीचे आकर झट से जूते पहने और दौड़ पड़ा उस खंडर की ओर। जैसे ही उसने सीढ़ियों पे कदम रखते हुए अंदर की ओर प्रवेश किया तो वो ही रात का मंजर पाया। उसने तुरंत ही बाईं ओर नजर दौड़ाई तो वो ही पीपल का पेड़ और उसके समीप वो कुआं दिखाई दिया जो उसने कल रात भी देखा था। अब मोहित को घबराहट सी होने लगी। जिज्ञासा स्वरूप उसने अब पेड़ के पीछे जाकर देखा तो पाया कि एक जर्जर सतम मानो अब भी किसी आस से खड़ा हुआ है। मोहित ने नजदीक से देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वहां पर एक औरत की छवि थी। मोहित भय से पीछे की ओर खिसका। अरे ये क्या, हुबहू वो ही कल वाली औरत। क्या यही वो यक्षिणी है? दैट्स इम्पॉसिबल। अब उसे पक्का यकीन हो गया, कल जो भी उसके साथ बीता वो सब सच है। अब मोहित के पांव वहां जरा भी ना ठहरे। वो जिस तेजी से ऊपर आया था उतनी ही दुगनी तेजी से गेस्ट हाउस वापस आ गया और कंबल में लिपट के सो गया। उसने सोचते सोचते गौर किया,
कि उसका सिर दर्द अचानक गायब हो चुका है। फिर शाम को प्रिया भी वापस आ गई। तब मोहित और सक्सेना साहब लॉन में बैठे चाय ही पी रहे थे। फिर सक्सेना साहब मोहित से पूछते हैं, अब कैसा है तुम्हारा सिर दर्द? अच्छा हुआ कि तुम साथ नहीं गए, काफी काम था और शोर शराबे के बीच तुम्हें काफी तकलीफ होती। फिर प्रिया ने मोहित के पास बैठते हुए उसका हाल पूछा। धीरे धीरे रात हो चुकी थी और मोहित अपने बिस्तर पे लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मोहित के कानों में किसी की पुकार सुनाई दी। मोहित एकदम से बिस्तर पे बैठ गया। उसने घड़ी पे गौर किया तो 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे। फिर अचानक मोहित के जहन में आया, ओहो, आज रात को उस यक्षिणी ने मुझे आने को कहा था। बस फिर क्या था, मोहित ने फटाफट जूते पहने और दौड़ पड़ा खंडर की ओर। चौकीदार उस वक्त वहीं पर था। उसने मोहित को टोकना चाहा, पर देखा कि मोहित तो हवाई जहाज बनके खंडर की ओर उड़े चले जा रहे हैं। मोहित जल्द से जल्द पेड़ के नजदीक पहुंचा और देखा कि यक्षिणी तो उसके इंतजार में ही पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसकी गर्म उफनती सांसें मानो यक्षिणी के शीतल रूप से ठंडक पाकर सामान्य हो चुकी थी। यक्षिणी ने मोहित का हाथ पकड़ के उसे अपने समक्ष बैठाया। उसके स्पर्श मात्र से मोहित में एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार सा हुआ। फिर यक्षिणी ने कहना प्रारंभ किया, क्या मेरी बातों पे यकीन न था या अपनी आंखों देखी पे विश्वास नहीं था? फिर मोहित ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो इन सब से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। क्या इंसान के अलावा भी किसी और जात का वजूद भी होता है? मैं तो तुम्हें देख के भी नहीं देख पा रहा हूँ। क्या तुम सच में मेरे सामने बैठी हो? कहीं ऐसा न हो कि ये रात का सपना निकले। फिर यक्षिणी ने मोहित को अपनी नजरों से मोहते हुए कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है प्रियवर, ये तो सब नियति का विधान है। जैसा जिसके साथ होना है वैसा ही होता है। इस दूसरी बार की मुलाकात और यक्षिणी के मनमोहक रूप बातों से मोहित अब कुछ सहज महसूस करने लगा। उसने कहा, ठीक है देवी, पर अब मुझे बताओ मैं कैसे आपकी मुक्ति में सहायता कर सकता हूँ? यक्षिणी ने मोहित को बताना शुरू किया। मैं यहाँ सदियों से अपनी मुक्ति की राह देख रही हूँ। ये तभी संभव है जब कोई कर्क लगन का अविवाहित युवक जिसका मन और आत्मा निर्मल हो और मेरी आवाज सुनकर यहाँ चला आए। यक्षिणी ने आगे बताते हुए कहा, जब कोई इसी गुण का जातक मुझसे शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्रमा की रात को विवाह करके अपने रक्त से मेरी मांग भरेगा तो मैं इस लोक के बंधन से मुक्त होकर अपने लोक वापस जा सकूंगी। फिर मोहित ने कहा, लेकिन क्या इतने समय में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया जो तुम्हें मुक्ति दिला सके? ये किस प्रकार संभव है भला? तुम्हारा आदेश उचित है प्रियवर। इस दौरान कई युवक आए, कुछ तो मेरी आवाज सुनकर भी ना आए, कुछ आए तो मुझे सामने देख भय के मारे वापस लौट गए और कुछ को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जान गंवानी पड़ी? क्या मतलब? अब मोहित के शरीर में सिहरन सी पैदा हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी तरह से मुझे सब बताओ। फिर यक्षिणी ने कहा, हाँ, जान गंवानी पड़ी क्योंकि मेरी मुक्ति की एक शर्त है कि जो युवक मेरी मुक्ति का सहायक होगा वो अपनी मर्जी से निस्वार्थ भाव और निर्मल मन से परोपकार हेतु मुझसे विवाह करे। ना तो मैं उसे मजबूर कर सकती हूँ और ना ही वो मुझसे कोई जबरदस्ती कर सकेगा। कुछ लोगों ने मुझे अपनी हवस और स्वार्थ के लिए अपनाना चाहा और उनको इसके बदले में मौत मिली। इसी कुएं में उनकी बलि चढ़ गई। इतना कहकर फिर यक्षिणी ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें देखकर
तुमसे बात करके ऐसा प्रतीत होता है तुम वाकई ही एक परोपकारी, साहसी, निर्मल हृदय युवक हो। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकेगा प्रियवर। अब पूरी बात मोहित के सामने थी। उसने यक्षिणी से कहा, देवी, ये मेरा भाग्य होगा जो मेरे कारण आपको मुक्ति मिलेगी। आप यकीन मानिए, मैं निसंदेह निस्वार्थ भाव से आपकी मुक्ति के लिए तत्पर हूँ और आपकी सभी शर्तों का मैं पालन करूँगा। आप मुझे आज्ञा दे देवी। फिर यक्षिणी ने मोहित से कहा, अगर ऐसा ही है तो उचित है, ध्यान से सुनो। आज शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी दूसरा चांद है। ठीक 14 यानी पूर्ण चांद की रात को तुम 1 बजे यहाँ उपस्थित होना। मेरे दिए हुए कटर से अपने दाएं अंगूठे को काटकर उस रक्त भरे अंगूठे से मेरी मांग भर मुझसे विवाह करना है। उसके पश्चात में अपने पूर्ण शरीर और समस्त शक्तियों से परिपूर्ण होकर इस धरती लोक से मुक्त होकर अपने यक्ष लोक जा सकूंगी। और यही नहीं, तुम्हारे परोपकार और प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी मनोकामना और इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हारी अब पूर्ण चांद की रात्रि प्रतीक्षा करूंगी और आशा है तुम अवश्य आओगे। मोहित कुछ कह पाता, इससे पहले ही यक्षिणी अदृश्य हो चुकी थी। अगले दिनों तक मोहित यक्षिणी की मुक्ति में ही खोया रहा। उसे अब कुछ और नहीं सूझ रहा था और ना उसका घूमने और बात करने में मन लगता था और ना ही खाने पीने में। सक्सेना साहब को मोहित की इस हालत से परेशानी होने लगी थी। बाकी लोगों और सक्सेना साहब ने लाख पूछा पर उसने कुछ ना बताया। मोहित बस अब उस खंडर की ओर ही टकटकी लगाई देखा करता। उस रात से तीसरे दिन चौकीदार कुछ लोगों को लेकर सक्सेना साहब के पास आया और उसने कहा, साहब, हमें मालूम है कि मोहित बाबू की हालत का कारण क्या है। हमने 2-3 दिन पहले बाबू को रात के समय उस टीले वाले खंडर की ओर जाते देखा था और यकीन मानिए साहब, बाबू पे जरूर उसी खंडर वाली यक्षिणी का साया है। यक्षिणी? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चौकीदार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, वहां खंडर में एक यक्षिणी है जो जवान लोगों का खून पीती है और उन्हें मार डालती है। फिर सक्सेना जी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, नहीं साहब, सच है। वहां से कई लड़कों की लाशें मिली है और हम बरसों से सुनते आ रहे हैं ये सब उस खंडर की यक्षिणी का ही किया हुआ है। अगर यकीन ना हो तो इन गांव के लोगों से ही पूछिए साहब। फिर चौकीदार ने साथ आए हुए लोगों की तरफ इशारा किया। तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ साहब, ये हकीकत है। हमारे दादा परदादा के ज़माने से हम सुनते और देखते आ रहे हैं कि अचानक खंडर के कुएं से लाशें मिलती है, किसी अनजान अजनबी की तो कभी हमारे किसी गांव के लड़के की। जाने वाले बताते हैं कि वहां एक श्रापित यक्षिणी का वास है जो युवकों को बहला के रात में अपने पास बुलाती है और उनका खून पी के उनकी बलि उस कुएं में चढ़ती है। और ये लाशें अधिकतर 14वीं के चांद के आसपास पाई जाती है। आप चाहें तो यहाँ के दरोगा से उन लाशों के बारे में पूछ सकते हैं। योगेश और प्रिया भी वहीं थे। प्रिया ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्या बकवास है डैडी, आप भी इन गवार लोगों की बातों पे गौर कर रहे हैं। ज़रूर मोहित की कोई और परेशानी होगी। दैट्स इट। सक्सेना साहब ने प्रिया को अंदर जाने के लिए कहा और प्रिया अपने कमरे में चली गई। तभी उस बुजुर्ग ने वापस जोर देते हुए कहा, हो सकता है साहब आप बड़े लोग इस बात को ना माने, पर एक बात कहूँगा साहब, ये भी शुक्ल पक्ष के दिन है और आज से ठीक 9 दिन बाद पूनम यानी पूर्ण चांद की रात है। हो सके तो बाबूजी को लेके वापस लौट जाएं,
नहीं तो अगर ये और यहाँ रहे फिर बाबूजी पूरी तरह उस यक्षिणी के माया जाल में फंस जाएंगे और अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। साहब, जान से ज्यादा कीमती भला क्या चीज है, ये बात तो आप भी मानेंगे। सक्सेना साहब ने हाथ जोड़कर उन लोगों को धन्यवाद दिया और उनको विदा किया और योगेश की तरफ देखकर बोले, हो सकता है कि ये एक झूठी कहानी हो, पर जैसे अभी मोहित के हाल है मैं उसकी जान का रिस्क नहीं ले सकता। हो सके तो आज ही चंबा के लिए वापस चलो। योगेश भी कुछ ना कह सका और चुपचाप वापस जाने के लिए पैकिंग करने चला गया। वैसे भी यहां से चंबा ज्यादा दूर न था, यही कुछ 2-3 घंटे का सफर होगा। मोहित के लाख मना करने के बावजूद वो लोग वहां से रवाना हुए। चंबा आकर भी मोहित को चैन नहीं आया, बल्कि वो तो अब ज्यादा ही बेचैन रहने लगा। ना ही प्रिया से ज्यादा बात करता, बस अपनी ही दुनिया में बसा रहता। यक्षिणी की मुक्ति का मानो उसे जुनून सा चढ़ चुका था। उसका अब ये एक पागलपन सा हो गया। कई बार तो मोहित घर से शाम तक ना जाने कहां गायब रहता, शायद उन्हीं खंडरों में जाता होगा। अब सक्सेना साहब बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगे थे। उन्हें मोहित की बहुत फिक्र रहने लगी थी, क्योंकि अब मात्र 2 दिन ही बचे थे पूर्ण चांद की रात आने में। उन्होंने योगेश से कहा, हमेशा मोहित पे नजर रखे और उसके साथ ही रहे जब तक पूनम की रात ना गुजर जाए। योगेश अब हर वक्त मोहित पे पहरा देने लगा। रात में मोहित अपने पलंग में बैठा अजीब ही जुमला दोहराए जाता, देवी मैं जरूर तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। फिर वो 14वीं तिथि भी आ गई। उस दिन मोहित के मुखमंडल पे अजीब सी खुशी और पागलपन का आगमन था। लेकिन उस रोज सक्सेना साहब ने भी रात के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ था। उन्होंने अपने पहचान के डॉक्टर के हॉस्पिटल में मोहित का शाम का अपॉइंटमेंट करवाया और योगेश को उसके साथ भेजने का इंतजाम कर दिया। शाम होते ही योगेश जीप पे मोहित को साथ लिए हुए रवाना हुआ, पर मोहित को तो जैसे अपार हर्ष हो रहा था, क्योंकि उसे आसमां में चढ़ता हुआ उजाला चांद उसके परोपकार की याद दिला रहा था। साथ ही उसके दिमाग में कई प्लान दस्तक दे रहे थे। वहां से भागकर खंडर पहुंचकर अपने काम को अंजाम देने के लिए। दोनों 10 से 15 मिनट से ही हॉस्पिटल में थे। योगेश ने डॉक्टर से जाकर बात की। दरअसल सक्सेना साहब ने डॉक्टर को समझाया हुआ था कि मोहित को कई टेस्ट के बहाने बिजी रखा जाए और इस दौरान उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुबह तक के लिए हॉस्पिटल में ही रखा जाए। योगेश मोहित को लेकर लैब में गया और उसे वहां लेटाकर बगल वाले रूम में आकर सोफे पे मैगजीन पढ़ने लगा। रात्रि का पहर लगने वाला था, 8 बजने को थे। मोहित ने डॉक्टर से टेस्ट के बारे में पूछा, क्योंकि उसे इतना तो मालूम था कि उसे यहाँ क्यों भेजा गया है। उसने बड़ी ही तसल्ली से शुरुआत के 2-3 टेस्ट करवा दिए। अब उसे पता था कि उस अगले टेस्ट में उसको इंजेक्शन दिया जाएगा और शायद ये इंजेक्शन उसको बेहोश करने के लिए हो। तो मोहित ने डॉक्टर से बाथरूम जाने का बहाना किया, क्योंकि योगेश साथ वाले कमरे में ही था, तो डॉक्टर ने कुछ हर्ज नहीं किया। मोहित ने लैब से बाहर आकर नजर तिरछी कर बगल वाले कमरे में झांका तो उसे वहां योगेश नहीं दिखाई दिया। शायद वो डिनर का ऑर्डर देने गया था या फिर फ्रेश होने। खैर, उसे तो इसी बात की खुशी थी कि वो अब योगेश की नज़रों से बचकर खंडर जा सकेगा। ये सोचते सोचते उसकी नज़र मैगजीन के ऊपर पड़ी चाबी पे पड़ी। मोहित की आंखें चमक गई। अरे ये तो जिप्सी की चाबियां हैं। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और चाबियां उठाकर फौरन जिप्सी की ओर दौड़ा और वहां से गायब सा ही हो गया। कुछ देर बाद जब योगेश मोहित को देखने आया तो उसने डॉक्टर से पूछा,
मोहित कहाँ है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, अरे वो तो बाथरूम गया हुआ है, क्या तुमने देखा नहीं? फिर योगेश ने कहा, नहीं डॉक्टर, मैं तो खाने का ऑर्डर देने कैंटीन गया था। फिर इतना कहते ही योगेश सरपट बाथरूम की ओर गया। उसने सारे बाथरूम चेक कर डाले, मगर मोहित ना मिला। योगेश ने तुरंत कमरे में आकर जीप की चाबी देखी, मगर ये क्या, चाबी वहां पर नहीं थी। उसने ऊपर नीचे मैगजीन में ढूंढा, पर उसको चाबियां ना मिली। अब योगेश फौरन नीचे उतरकर बाहर आया तो देखा कि जहां उसकी जीप खड़ी थी वो वहां से गायब है। उसने तुरंत वापस जाकर डॉक्टर से उनकी गाड़ी ली और मोहित के पीछे चल दिया। इधर मोहित काफी आगे निकल चुका था। उसने अपनी घड़ी देखी तो 9 बज चुके थे। मोहित ने तसल्ली ली, हाँ लगता है 12-1 बजे तक आराम से पहुंचूंगा। उधर रात को 10 बजे सक्सेना साहब ने योगेश को फोन किया कि मोहित बेहोशी में सोया हुआ है कि नहीं, पर उनका फोन लगा नहीं। कई बार ट्राई करने के बाद उन्होंने अपने डॉक्टर मित्र को फोन किया तो ये सुन के उनके तो होश ही उड़ गए कि वो दोनों यहां नहीं है। योगेश मोहित के पीछे कहीं गया है। उस वक्त प्रिया भी घर पे ना थी क्योंकि उसकी साइट पे नाइट शिफ्ट थी। सक्सेना साहब अब योगेश के फोन का इंतजार करने के अलावा और कुछ ना कर सकते थे। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास योगेश का सक्सेना साहब के घर फोन आया। योगेश ने बताया कि मोहित उसकी आंखों में धूल झोंककर खंडर की तरफ जा रहा है। मैं उसका दूसरी गाड़ी से पीछा कर रहा हूं, लेकिन गाड़ी खराब पड़ गई। पर आप चिंता न करें, मैं उसका किसी तरह पीछा कर किसी भी हालत में उसे खंडर तक पहुंचने से पहले ही रोक लूंगा। फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। सक्सेना साहब को बहुत फिक्र होने लगी थी और वो ऊपर वाले से दुआ करने लगे। काफी देर हो चुकी थी, ना ही मोहित की कोई खबर आई, ना ही योगेश का फोन आया। राह देखते देखते रात के 4 बजने को थे कि तभी योगेश का फोन आया। सक्सेना साहब ने फौरन पूछा, कहाँ है मोहित? सही सलामत मिल गया ना? जल्दी आ जाओ तुम लोग। और उनका गला रुद आया। सर, मोहित का कुछ पता नहीं लगा। जब मैं खंडर पहुंचा तो वहां मोहित नहीं था। मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूं, हम सब उसे खोज रहे हैं। सक्सेना साहब ढीले होकर सोफे पे बैठ गए। उन्होंने अब प्रिया को फोन कर सारी बात बताते हुए उसे फौरन घर आकर साथ में खंडर वाली जगह की ओर जाने के लिए बुला लिया। सुबह प्रिया और सक्सेना साहब जब पुलिस थाने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि इंस्पेक्टर साहब और योगेश खंडर के आसपास तलाश को गए हुए हैं। जैसे ही वो दोनों खंडर की सीढ़ियां चढ़ने लगे, उन्हें कुछ पुलिस वाले और गांव वालों का मजमा दिखाई दिया। पीपल के पेड़ के समीप वाले कुएं के पास मोहित की लाश पड़ी थी और इंस्पेक्टर साहब और योगेश उसके नजदीक खड़े हुए थे। योगेश ने रोते हुए कहा, सर, मैं मोहित को नहीं बचा पाया। मोहित की लाश देखते ही सक्सेना साहब वहीं गिर गए। लोग फुसफुसा रहे थे, आखिर यक्षिणी के मायाजाल से कोई बचा है? होनी होकर ही रहती है। इस हादसे को अब 2 महीने गुजरने को थे। सक्सेना साहब एकांत में गुमसुम लॉन में बैठे हुए थे, मगर उनकी आंखों से आंसुओं का धीमा धीमा राख बहे जा रहा था। उधर ऊपर कमरे में कुछ हंसी के वार्तालाप गूंज रहे थे। वाह योगेश, मानना पड़ेगा, तुम्हारी प्लानिंग और टाइमिंग को बिना किसी की नज़रों में आए हम दोनों एक दूजे के हो गए और मोहित की तमाम जायदाद भी अब हमारे नाम हो जाएगी। जल्द ही हम दोनों का शादी का सपना भी पूरा हो जाएगा और हमारी सारी ख्वाहिश हकीकत में बदल जाएगी। प्रिया बड़ी ही खुश थी उस वक्त। उसके साथ ही योगेश बैठा हुआ था।
उसने प्रिया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, यस माय डियर। ठीक मौके पे वो यक्षिणी वाला किस्सा हो गया और हमारी प्लानिंग और आसान हो गई मोहित को ठिकाने लगाने की। मैंने जानबूझकर जीप की चाबियां टेबल पर छोड़ी और मोहित की नजरों से गायब रहा। अरे मैं तो उस रात उसका पीछा करते हुए 11:30 बजे ही खंडर पहुंच गया था, जहां वो बेवकूफ उस कुएं के पास बैठा था। बस मैंने चुपके से उसको पीछे से पकड़कर कुएं में धकेल दिया और फिर फौरन वहां से भागकर कुछ देर बाद थाने में पहुंचा और मोहित के लापता होने का नाटक किया। ना ही किसी को हम पे शक हुआ और आसानी से हमारा मकसद भी पूरा हो गया। सारे का सारा इल्ज़ाम उस खंडर वाली यक्षिणी पे डाल दिया और इस बात को पक्का उन गांव वालों के अंधविश्वास ने कर दिया। आज रात फिर उस खंडर का सन्नाटा अचानक टूटा किसी के मधुर राग से। उधर यक्षिणी अब भी अपनी मुक्ति की आस में किसी को पुकार रही है, पर लगता है इंसान का स्वार्थ और कपट उसकी मुक्ति से ज्यादा प्रासंगिक है। इस दुनिया में सब कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं और जो परोपकारी है उसकी तो हमेशा से ही बलि चढ़ती आ रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप और भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी को अपनी आवाज़ दूं, तो आप हमें अपनी कहानी इंस्टा या ईमेल्स के द्वारा भेज सकते हैं।